हेलो दोस्त। आज हम बात करेंगे मेरे क्लाइंट आकाश थर की पोर्टफोलियो की। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है 1 to 2 years में, और वो काफ़ी यंग एज के बंदे हैं, यानी वो 26-27 ईयर्स के हैं, और उनका पोर्टफोलियो है अभी 12 lakhs का। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ 12 स्टॉक्स और 5% कैश है। इसका रिव्यू करेंगे और इनके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि क्लाइंट के कंसर्न्स है कि उनके पोर्टफोलियो में टू मच कंजप्शन स्टॉक्स है, जैसे टाइटन, ट्रेंड, कल्याण, V2 एंड स्मॉल कैप्स लाइक नेटवेब, V2, स्काई गोल्ड। सो ये क्या टू रिस्की हो जाता है? बात करेंगे उस पर। और उन्होंने वो भी पूछा था कि शुड आई हैव बुक प्रॉफिट्स एनी मोर, कि मैं अभी प्रॉफिट बुक कर लूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टॉक्स डबल ट्रिपल हो चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एम आई मिसिंग सेक्टर्स लाइक IT और फार्मा, इस पोर्टफोलियो गुड एनफ फॉर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। बात करेंगे। तो ये पोर्टफोलियो देखने के बाद मेरा पहला तो रिव्यू आता है कि ठीक है, आपका पोर्टफोलियो जस्ट एवरेज है। अगर इस पोर्टफोलियो के साथ आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिटर्न बना पाएंगे मार्केट में, तो ये आपकी गलतफहमी है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि उनको ग्रोथ स्टॉक्स चाहिए, यानी जो स्टॉक्स ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, तो इनकी थीसिस और इनके कंपनीज में मुझे बहुत बड़ा गैप दिखता है। मोर देन 50% ऑफ हिज पोर्टफोलियो इज इन सुपर लार्ज कैप like Reliance, HDFC, ICICI, Titan, Trent, टाटा मोटर्स, लल्सन एंड टर्बो, जो कि जिनकी ग्रोथ एकदम ख़त्म हो रही है, इनके पास ग्रोथ है ही नहीं। और हम नीचे जाते हैं तो देखते हैं नेटवेब, MCX, V2, स्काई गोल्ड, पर उनका जो एलोकेशन है वो बहुत कम है। तो अगर मुझे इस पोर्टफोलियो को रेटिंग करना हो तो मैं रेट करूँगा 7/10। जो मेन मिस्टेक है इनके पोर्टफोलियो में ये है एलोकेशन की। आपको भी ऐसा देखना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा मुझे ग्रोथ स्टॉक चाहिए, तो आपका पोर्टफोलियो ये शो करना चाहिए ना कि मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे पैसा बनाना है। इन सब स्टॉक से पैसा बन सकता है, मगर पैसा तो FD से भी बन सकता है। तो मार्केट में आए क्यों वो, अगर आप इन सब स्टॉक में जाना है। कल्याण की बात, टाइटन की बात नहीं कर रहा मैं, ये रिलायंस, HDFC, ICICI, ट्रेंड, टाटा मोटर्स, लल्सन टर्बो, इनकी बात कर रहा हूँ। और जो उन्होंने कहा है कि आई फील लाइक टू मच कंजम्पशन स्टॉक्स, देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कंजम्पशन एक लॉन्ग लास्टिंग थीम है जो चलता रहे। ट्रेंड, टाइटन, कल्याण, V2, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्मॉल कैप्स लाइक नेटवेब, V2, स्काई गोल्ड आर द टू रिस्की। स्मॉल कैप्स हैं तो रिस्की तो रहेंगे। और आपको हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि रिस्की तो है, पर मेरे पास सेल बटन भी तो है ना। अगर मैंने स्काई गोल्ड में इन्वेस्ट किया कि मुझे 30 to 35% का कैगर मिलेगा, और कल या अगले क्वार्टर स्काई गोल्ड का मैनेजमेंट आता है और कहता है कि हमने जो पहले गाइड किया था वो हम नहीं कर पाएंगे, अब हम 15% करेंगे या 20% करेंगे, तो मैं जो स्टोरी समझ के स्काई गोल्ड में इन्वेस्ट किया था वो स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं उसी स्काई गोल्ड को या तो होल्ड करूँगा या फिर सेल करना स्टार्ट कर दूँगा, मैं ऐड तो नहीं करूँ। तो ऐसे मेरा रिस्क मैनेज हो जाता है। मेरा रिस्क मैं एलोकेशन से मैनेज कर सकता हूँ। ये पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्मॉल कैप्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो उनका थर्ड कंसर्न है कि शुड आई बुक प्रॉफिट्स एनीवेयर और सम स्टॉक्स ऑलरेडी डबल्ड। देखो, आपको कैसे पता कि अब डबल हो गया तो फ्यूचर में इससे और डबल नहीं होगा?
इससे 10 गुना नहीं होगा, 100 गुना नहीं होगा, आपको नहीं पता। तो आपको पर्सनल बायस और इन्वेस्टिंग को दूर रखिए। जो स्टॉक डबल हुआ है वो 100 गुना भी हो सकता है, 1000 गुना भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फोर्थ उन्होंने पूछा है कि एम आई मिसिंग सेक्टर्स लाइक IT एंड फार्मा। देखिए, पहली बात, मैं IT और फार्मा ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता। IT तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि IT की ज़्यादातर कंपनीज लाइक ग्रोथ के नाम पे कुछ है नहीं और वैल्यूएशन इतने हाई है। आपको दिखने लग सकता है कि 20, 15, 30 के पी पर है, तो मैं ये देखता हूँ कि ग्रोथ है आपकी 2%, 3% की, और इसके सामने आपका पी है 20, 30। सो ये बहुत ज़्यादा पी है। फार्मा में मैं पर्सनल इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि फार्मा बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेक्टर है। सो मैं हेल्थ केयर में इन्वेस्ट ज़रूर करता हूँ, तो मैं सजेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन फार्मा मैं नहीं समझता। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप देखिए, समझिए बिजनेस मॉडल, फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक को देखिए, देन मैनेजमेंट कमेंट्री, ये सब देखिए और थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। दैट्स इट। एंड इज दिस पोर्टफोलियो गुड इनफ फॉर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग? Not good enough. Fairly speaking, this is a not good enough long-term compounding portfolio. It is just not that good. अब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मेरे लिए, यू कैन रेट माई पोर्टफोलियो आउट ऑफ 10, जो कि मैंने बता ही दिया। मैं इनकी पोर्टफोलियो को रेट करूँगा 7 out of 10. Where I am making biggest mistakes, allocation part. If you are that much young and you are able to take risk, then why you should invest in Reliance, HDFC, ICICI? I can give you more than 100 names where the outlook is much more better. Then why you should invest in this? Which stocks should I reduce or exit? देखिए, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं ये आपको नहीं बता सकता कि कहाँ आपको रिड्यूस और एग्जिट करना है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कैसे सोचना चाहिए। अगर देखिए कि आपकी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जा रही है, तो आपको रिड्यूस करना है, और डाउन जाते जाते रिड्यूस करते करते एक टाइम बाद वो एग्जिट हो जाता है अपने आप। तो आपको स्ट्रेटेजी से काम करना चाहिए रिड्यूस और एग्जिट के लिए। अगर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती जा रही है तो आपको और ऐड करना है। अगर परफॉर्मेंस जो उन्होंने बोला था वही है तो आपको ऐड या होल्ड करना है, और परफॉर्मेंस नीचे जा रही है तो रिड्यूस करते जाना है, और एक टाइम बाद रिड्यूस करते करते वो एग्जिट हो जाएगा अपने आप। Where should I allocate fresh 50,000 capital per month? वो देखिए, मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये कंपनी स्पेसिफिक है, मैं इसमें खास कुछ नहीं बोल सकता। मैं आपको एक स्टॉक की शीट दे सकता हूँ आफ्टर दैट, जिस पे कंपनीज बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हो सकती है, आपको उनको रीड करना है, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप नई पोजीशन ले सकते हैं। पर मैं आपको बाय या सेल करने के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे ये अलाउड नहीं है। व्हाट इफ मार्केट करेक्ट्स 20%, व्हाट शुड आई डू? आप क्या कर सकते हो? देखिए, आप कर क्या लोगे? मार्केट 20% जाता है, जाने दो। आपको अगर डर लगता है तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जो उनको थोड़ा डर लगता है या थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि जो भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं उनमें आप एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, जो कि होगा 200 EMA का। मान लीजिए एक कंपनी है, मैं V2 रिटेल पकड़ लीजिए। V2 रिटेल एक अच्छी कंपनी है जो अच्छे रेट से 40 to 50% से ग्रो कर सकती है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन
उसका जो स्टॉक है नीचे जा रहा है, तो मुझे सेफ खेलना है। अगर आपको मेंटल इश्यूज या मेंटल इश्यूज क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको इमोशनल इश्यूज नहीं आते तो मैं आपको बोलूँगा कि ये स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी को आप इग्नोर कीजिए। अगर ये प्रॉब्लम आती है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 200 EMA के स्टॉप लॉस को यूज़ कीजिए। आप पकड़ लीजिए कि मेरा V2 रिटेल का अभी स्टॉप लॉस चला गया, लेकिन मैं उसको स्टॉप लॉस चला गया यानी मतलब मेरे पोर्टफोलियो से बाहर हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी उसको स्टडी करता रहूँगा, और जब वो दोबारा 200 EMA के ऊपर जाएगा तब मैं उसमें फिर से एंटर करूँगा। इस तरीके से अगर मार्केट क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा ज़्यादातर पैसा मार्केट से बाहर हो चुका होगा। अगर दैट्स इट। जो कि मेरा कोर फिलोसॉफी है कि फोकस ऑन बिजनेस नॉट ऑन स्टॉक प्राइस। आपको हमेशा बिजनेस की परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक इवेंचुअली अच्छा करता है, बहुत कंपनीज देखी हैं इवेंचुअली अच्छा करेंगे। अगर आपको लगता है कि अब भी रिजल्ट आया, 50% का ग्रोथ है, फिर भी स्टॉक नहीं चला, बेकार है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनीज को चलने के लिए ना 1 हफ्ता चाहिए, 1 हफ्ते में कंपनी डबल हो सकती है, अगर उसके लिए आपको पूरा साल भी वेट करना पड़ सकता है। तो फोकस ऑन बिजनेस नॉट ऑन स्टॉक प्राइस। अब है एलोकेशन की बात। वेल्थ कम्स फ्रॉम ग्रोथ प्लस कन्विक्शन। आपको हमेशा ग्रोथ वाली कंपनी ही सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और कन्विक्शन की जो बात आती है ना, आपको हर क्वार्टर रिजल्ट देखने के बाद आपका कन्विक्शन बढ़ता है और आप और ऐड कर या डिक्रीज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, अवॉइड बाय एंड फॉरगॉट व्हाइल ट्रैकिंग। आपको कभी भी ये बाय और फॉरगॉट इस तरह की बात ही नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा ट्रैक करना चाहिए। अगर बिजनेस नीचे जा रहा है तो मैं बेच दूंगा, अगर अच्छा कर रहा है और अच्छा करने की प्रोबेबिलिटी है तो मैं ऐड करूँगा। ये बाय एंड फॉरगॉट इस तरह की बातें प्लीज मत किया कीजिए। इससे बस आप अपनी पोर्टफोलियो को डैमेज करेंगे। एलोकेशन मैटर्स मोर देन स्टॉक सिलेक्शन। जो कि आपके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपके पोर्टफोलियो में अच्छे कंपनीज भी है मगर वो लोअर एलोकेशंस में। सो अगर ये मैं सोचता हूँ कि क्यों है ऐसा, आपको क्या आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है? एलोकेशन से पैसा बनता है, स्टॉक सिलेक्शन से नहीं बनता। अच्छे कंपनीज में आपको ज़्यादा एलोकेट करना चाहिए और बुरे कंपनीज में आपको या तो कम एलोकेट करना चाहिए और एलोकेट करना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर आप आज अपने नया पोर्टफोलियो की स्टार्ट कर रहे हैं, या 12 लाख का पोर्टफोलियो है, आपने 20 स्टॉक्स पहचाने जो अच्छे हैं, जिनमें ग्रोथ है, फ्यूचर आउटलुक अच्छा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 20 स्टॉक्स तो 5% का एलोकेशन आप सब में कर दीजिए। और अगला क्वार्टर का रिजल्ट देखिए, अगर कुछ 20 में से मान लीजिए 10 कंपनीज बहुत अच्छा किया, 5 कंपनीज ने डिसेंट किया और 5 कंपनीज ने बहुत ही बुरा किया, तो आपको जो 5 कंपनीज ने बुरा किया उनसे आपका एलोकेशन कम करना चाहिए और जिस 10 स्टॉक्स ने अच्छा ज़्यादा किया है उनमें आपको ऐड करना चाहिए। इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो इवेंचुअली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो होगा कोर पोर्टफोलियो और जो होगा एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स आएंगे जिसको आपने काफ़ी वक्त से ऐड कर रहे हैं, जिनका प्रूवन बिजनेस है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है और हाई कन्विक्शन है। और एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो जिनमें आपको न्यू आइडिया, स्मॉल एलोकेशन और ट्रैकिंग परफॉर्मेंस बिफोर इंक्रीजिंग, यानी आपको अगर कोई नया स्टॉक ऐड करना है तो आप पहले उसको अपने एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे एंड ओवर टाइम आपके जो विनर्स होंगे वो एक्सपेरिमेंटल से कोर पोर्टफोलियो में जाएंगे और आपके कुछ
कोर पोर्टफोलियो के स्टॉक्स नीचे आते आते पहले एक्सपेरिमेंटल में जाएंगे, उसके बाद एग्जिट हो जाएंगे। हाँ, एलोकेशन स्ट्रैटेजी स्टार्ट विथ स्मॉल एलोकेशन, लेट्स परफॉर्मेंस डिसाइड एलोकेशन। आपकी कंपनी बताएगी कि मुझे ज़्यादा एलोकेशन चाहिए या मेरे एलोकेशन कम करना है, आपको खुद नहीं डिसाइड करना है। और बहुत लोग कहते हैं कि मुझे स्मॉल कैप नहीं चाहिए या मैं सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता हूँ। मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपको लार्ज कैप चाहिए या स्मॉल कैप चाहिए। मार्केट से ये देखता है कि आपकी कंपनी में ग्रोथ है, अगर है तो वो लार्ज कैप में भी पैसा बनाएगा, अगर नहीं है तो स्मॉल कैप में भी पैसा नहीं बनाएगा। सीधी बात, ग्रोथ से मार्केट में पैसा बनता है। लार्ज, स्मॉल, मिड, इन सब ये फालतू बातें हैं। हाउ टू एनालाइज कंपनीज। अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लग रही है तो आपको पहली बात तो आपको बिजनेस मॉडल समझ आना चाहिए। जैसे कि मुझे काफ़ी क्लाइंट्स बोलते हैं कि आप ये कंपनीज देख लीजिए। कुछ दिनों पहले एक बंदे ने मुझे बोला कि आप अदानी पावर को एनालाइज कर दीजिए मेरे लिए। मैं सीधी बात बोला कि मुझे अदानी पावर का बिजनेस मॉडल समझ नहीं आता, तो मेरे लिए पहले ही नो है। आपको आता है तो आप समझिए, इन्वेस्ट कीजिए। तो आपको सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझना चाहिए। सेकंड पार्ट, आपको बिजनेस मॉडल समझ आ गया, उसके बाद आपको उसका रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखना है। अगर ये ग्रोथ नहीं है तो छोड़ दीजिए कंपनी। छोड़ दीजिए मतलब का ये रहता है कि ऐड नहीं करना चाहिए पोर्टफोलियो में। अगर आप ट्रैक कर सकते हो, ट्रैक आप जितना मर्जी कंपनीज को ट्रैक करेंगे आपको उतना अच्छा। देन मार्जिन ट्रेंड, अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन आपको देखे कि प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्जिन कम हो रहा है। और उसके आपको हमेशा मार्जिन की ट्रेजेक्टरी भी फॉलो करना है। उसके बाद आपको देखना है कि जो सेक्टर है वो सनराइज सनसेट सेक्टर में है। जैसे कि कोल है एक सनसेट सेक्टर, और जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल वह सनराइज सेक्टर में। आपको हमेशा सनराइज सेक्टर में होना है क्योंकि पैसा सनराइज सेक्टर में ही ज़्यादा बनता है। और उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री, मैं कुछ भी बोलूँ, कोई भी नेता कुछ भी बोले, आपको मैनेजमेंट की सुनो। सीधी बात, मैं क्या बोलता हूँ किस कंपनी के बारे में ये मैटर नहीं करता। अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि मैं 10% से ग्रो कर सकता हूँ तो आपको 10% ही बिलीव करना है। अगर वो नहीं कर पाता है तो आप एलोकेशन से खेल जाना। दैट्स द वे टू थिंक फ्यूचर ग्रोथ प्लान। मैं समझता हूँ कि कोई कंपनी अगर गाइड कर रही है कि मेरा जो ग्रोथ रेट है वो 20% से कम रहेगा, 20% रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ से कम रहेगा, तो मैं उस कंपनी को ट्रैक तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली उसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं ऐड कर पाऊँगा। और वैल्यूएशन आता है लास्ट स्टेज में। बहुत लोग वैल्यूएशन को देख के ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, मगर मैं कहूँगा कि वैल्यूएशन आता है लास्ट में। वैल्यूएशन में आपको क्या देखना है, और डायरेक्ट पी 100-200 का पी देख के बहुत लोग डर जाते हैं, बोलते ही कंपनी ओवर वैल्यूड है, मैं सोचूंगा ही, मैं पढ़ूंगा ही। मगर मेरा टेक काफ़ी अलग है। हो सकता है आज 100 का वैल्यूएशन है, मगर एक साल बाद के प्रॉफिट में उसका वैल्यूएशन हो सकता है 30 में, क्योंकि उनमें ग्रोथ है। एक ग्रोथ कंपनी में आपको डायरेक्ट कभी वैल्यूएशन नहीं देखना चाहिए। ग्रोथ कंपनी में आपको देखना होता है ट्रेलिंग पी, फॉरवर्ड पी एंड पैग रेशियो। अगर आपका ट्रेलिंग पी और ग्रोथ का जो रेशियो है, यानी आपको जो पैग है, वो अगर 1 से कम आता है यानी वो डिसेंटली एक्सपेंसिव है। अगर 1 से नीचे आता है तो ज़्यादा एट्रैक्टिव है, और ज़्यादा 1.5 या 2 से ऊपर चला जाता है तो वो ओवर वैल्यूड जोन में है। यानी अभी आप डायरेक्टली कोई अगर पोजीशन लेना भी है तो आप स्मॉल पोजीशन ले सकते हो। आपको वैल्यूएशन का खेल ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए। वैल्यूएशन में आता है लास्ट में, जब आपको पूरी कंपनी पता चल गई है कि क्या करता है, क्या कर सकता है,
उसके बाद जाके आपको वैल्यूएशन चेक करना है। एंड फिफ्थ, बाइंग स्ट्रैटेजी। हमेशा आपको कोई नया स्टॉक ऐड करने से पहले छोटे छोटे एलोकेशन में ऐड करना चाहिए, एक बार में ज़्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए। एग्जिट स्ट्रैटेजी। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं जब तक बिजनेस की परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होता तो मैं तब तक मैं एग्जिट नहीं करता। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे कि आपने बोला कि आप नहीं कर सकते इतना हैंडल, इमोशनली हैंडल। सो आपके लिए एक स्ट्रैटेजी है कि आप 200 EMA को यूज़ कीजिए। अगर 200 EMA को ब्रेक करता है स्टॉक तो आप बेच दीजिए, मगर अगर वो उसके फंडामेंटल अच्छे हैं और अब जब वो 200 EMA के ऊपर जाएगा फिर से, तो फिर से इन्वेस्ट कर लीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, आपको थोड़ा गेन तो छूटेगा। देखिए, आपको अगर लगता है कि आप थोड़ा बेरिस्क ना लेकर ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं तो आपकी ये गलत फहमी है। अगर आप इस 200 EMA स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं तो आपका थोड़ा सा तो प्रॉफिट कम हो सकता है, आपका पोर्टफोलियो का CAGR भी कम होगा, मगर ये आपको मेंटल पीस दे सकता है। तो आपको देखना है कि आपके लिए मेंटल पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जो थोड़ा एक्स्ट्रा CAGR है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रेजुअल एक्सिट, नॉट पैनिक सेल। आपको कभी पैनिक सेल नहीं करना चाहिए। मार्केट कुछ भी करे, कुछ भी करे। जैसे कि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 23 मार्च। आज निफ्टी करीब करीब 2.5% के आसपास डाउन है, तो मेरा पोर्टफोलियो भी डाउन है। तो क्या हो गया, क्या हो गया? मार्केट थोड़ी फर्क पड़ता है कि आज क्या हो रहा है, मार्केट को फर्क पड़ेगा कि 1 साल बाद, 2 साल बाद क्या हो सकता है। तो आपको इसमें ज़्यादा बिलीव करना है रादर देन आज क्या हो रहा है। और अगर आप इतना ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट नहीं कर सकते अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को, तो आप 200 EMA स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो मेरा जो ओवरऑल टेक रहेगा आपको, जैसा कि आपने बोला आप कि आप ग्रोथ पे इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आपको नई नई कंपनीज पढ़ना चाहिए एंड आपको अपने एजुकेशन से खेलना चाहिए। आपको हमेशा डिसिप्लिन अप्रोच में ऐड या डिक्रीज करना है, नॉट पैनिक सेल। और आपको हमेशा रियल लाइफ प्रैक्टिकलिटी में देखना है। किसी कंपनी का स्टॉक आज 5% गिर सकता है, अगर कोई ऐसे गिर सकता है। 5% गिरने के लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए होता। इसका मतलब ये है कि कंपनी खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं। अच्छे अच्छे कंपनी भी लोअर सेक्टर मार सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा बिजनेस पे फोकस करना है।